जी हाँ, नमस्कार मित्रों। तो आज है 25 नवंबर शुक्रवार। यूपीएससी प्रीलिम्स को 6 महीने और 4 दिन बाकी है। हम देखेंगे पिछले 3 दिन में करंट अफेयर्स क्या क्या जाने लायक थे। लेकिन उससे पहले कल संविधान दिवस है, 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे है। तो पॉलिटी आपने ज़्यादातर लोग पढ़ के बैठे होंगे। तो उसमें से एक टेस्ट है। टेस्ट के अंदर अच्छे नंबर लाएंगे, अमेजॉन गिफ्ट वाउचर वगैरह इनाम है। वेलकम टू ज्वाइन इट। नीचे सब डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक्स। अनलॉक कोड यूज़ करें munal.org। खैर मेन मुद्दे पे आते थे कि पढ़ने लायक क्या है। देखिए, रोज़ सुबह शोरगुल होते रहता है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, डेटा प्रोटेक्शन का ड्राफ्ट लॉ, एनिमल क्रुअल्टी पशु अत्याचार के खिलाफ ड्राफ्ट लॉ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी अपॉइंटमेंट में क्या बोला, कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो अब यहाँ पर आपको ये सारे बहुत सारी धाराएं दिखती हैं कि नदी का इतना पानी आ रहा है, इतना पानी आ रहा है, मैं क्या करूँ, छाती पीटते रहते लोग। भाई आप समझो, आखिर में तो ये पानी आएगा ना। कि अगर हम बात करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या इकोनॉमी की कुछ भी चीज़ की, तो इकोनॉमिक सर्वे में आ जाएगा। तो रोज़ ये जीडीपी कितना ऊपर नीचे गया, शेयर बाजार कितना ऊपर नीचे गया, रुपया डॉलर कितना ऊपर नीचे गया, कुछ एक हद से ज़्यादा लोड लेने का फ़ायदा नहीं। फिर आप ये कहते हैं ये ड्राफ्ट कानून आया, ड्राफ्ट कानून आया। हाँ, तो अपनी एग्जाम कल सुबह नहीं है, 6 महीने बाद है। तब तक तो संसद में पेश हो जाएगा ना कुछ, तो क्या है सेलियंट फीचर, तब देखेंगे। उसी तरह बाकी भी जो मसले चलते हैं, करंट अफेयर्स पीडीएफ कुछ ना कुछ में तो आ ही जाना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि रोज़ आपको पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ना है। लेकिन 2 घंटे फिर ये नदी में डुबकी नहीं लगानी है, धारा को पहाड़ी पे खड़े रह के बस देखना है। प्रश्न आपका इसको मैं मतलब कैसे प्रैक्टिकल कुछ समझाऊं मेरे को, समझते हैं। 2021 की मेंस एग्जाम में ये पूछा, ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर स्ट्रक्चरल और प्रैक्टिकल लिमिटेशन क्या है। ये मानव अधिकार जो आयोग है, वो क्यों कुछ अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, उसकी कुछ चुनौतियां या मर्यादाएं क्या हैं। तो हाँ, ऐसी सब स्टैट्यूटरी बॉडीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की क्या समस्या है, ऐसा पूछने का मेंस में रिवाज है। अब उसी के सिलसिले में आजकल एक मुद्दा चल रहा है, और मॉक क्वेश्चन में खुद से बना रहा हूँ कि डिस्कस द इलेक्शन कमीशन स्ट्रक्चरल एंड प्रैक्टिकल लिमिटेशंस। ये मॉक क्वेश्चन, चुनाव आयोग की संरचनात्मक और व्यावहारिक सीमाओं पर चर्चा करें। और ये चर्चा में इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी कुछ मामला उसका चला है, जिसके चलते 3 दिन से कुछ ना कुछ कॉलम कॉलम चल रहा है। तो समझते हैं। देखिए, कोई भी मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, शुरुआत में इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन 3 तरीके से हो सकता है, डेफिनेशन दे सकते हैं, चीज़ का ओरिजिन दे सकते हैं, या तीसरा कि उसका कुछ डेटा दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम उसका ओरिजिन दे सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनता कहाँ से है। तो आर्टिकल 324 कि उसके अंदर ये सुप्रिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, वो चुनाव आयोग के पास चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण की सब जिम्मेदारी या सत्ता उसे दी गई है। फिर हम बढ़ते हैं कि उसकी क्या लिमिटेशंस है। तो ये ऐसा मुद्दा है कि आपको एक दिन में नहीं मिलेगा, ये बिखरा बिखरा है हर जगह। तो आप न्यूज़ देखते हैं, रोज़ थोड़ा थोड़ा जमा करते हैं, फिर एक दिन पूछा जाता है, आप सब छाप देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या लगता है क्या इलेक्शन में चुनौती आपको दिखती है। ये सब एक दिन में नहीं आया। मैं तो कई सालों से न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, तो मुझे कई सालों का कुछ याद होगा। वन नेशन वन इलेक्शन, फेक न्यूज़ चलते हैं, हेट स्पीच चलता है, चुनाव में हिंसा होती है, बूथ कैप्चरिंग वगैरह, ब्लैक मनी का प्रभाव है, हॉर्स ट्रेडिंग, चुनाव जीतने के बाद ये दल बदलू करना वगैरह, फ्री बाय और रेवड़ी कल्चर, उसके खिलाफ अभी चुनाव आयोग कुछ आवाज़ उठा रहा है, तो अपोजिशन पार्टी को मज़ा नहीं आ रहा है। इसके अलावा और भी चीज़ें अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में आएगी। तो क्या इसमें हर एक चीज़ के अंदर मैं घुस के पीएचडी करूँगा? एक दो जगह मैं करूँगा कि रेवड़ी कल्चर के बारे में, क्योंकि उसका वो इकोनॉमी के साथ जोड़ के लंबी चौड़ी चीज़ें होती है। वन नेशन वन इलेक्शन भी ऐसा एक मुद्दा है, उसके प्रो एंड अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट बोल के बड़ा प्रश्न उसका अलग से स्टैंड अलोन पूछ सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो हाँ, उस हिसाब से समझ होनी चाहिए, और साथ ही साथ एक एक दो लाइन की भी समझ होनी चाहिए कि ऐसा चल रहा है, और मैं इसको एक साथ जोड़ जोड़ के अलग अलग नदियों की ये जो धारा है उसमें से मैं एक बड़ी धारा बना दूंगा, इलेक्शन रिफॉर्म्स। हाँ, तो करते हैं अभी। अपना प्रश्न क्या है कि इलेक्शन कमीशन की क्या लिमिटेशन है। तो अब देखिए, यहाँ पर मैं इसको इलेबोरेट नहीं करूँगा, आप करंट अफेयर्स पीडीएफ फाइल वगैरह पढ़ेंगे, आपको बहुत सब मिल जाएगा। मैं आपको एक एक दो लाइन में ओवरव्यू देता हूँ कौन कौन से मुद्दे हम यहाँ लिख सकते हैं। हेट न्यूज़ और हेट स्पीच और फेक न्यूज़ की समस्या है एक तो, और उसके खिलाफ मतलब चाहे कोई हिंदू मुस्लिम के बारे में कितना ही गलत क्यों ना बोल दे, लेकिन ज़्यादातर क्या करता है इलेक्शन, ठीक है तुम अभी एक हफ्ते तक चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, क्या किसी को डीबार कर दिया, क्या किसी का मिनिस्टर था उसको हटा दिया, ऐसा तो देखने को नहीं मिलता। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, वो हम जानते हैं। वेस्ट बंगाल केरला वगैरह में चुनाव के दौरान बहुत हिंसा होती है, और लगता है कि इलेक्शन कमीशन जितना और अच्छा करना चाहिए वो शायद कर नहीं पा रहा है। फिर ये हॉर्स ट्रेडिंग, डिफेक्शन, दल बदलुओं की समस्या, महिलाओं को जितनी मिलनी चाहिए उतना प्रतिनिधित्व, टिकट वगैरह मिल नहीं रहा है। अब आपके इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, स्वाभाविक है, पर कुछ एक दो काम वो कुछ कर दे तो मजा आए।
इलेक्शन फंडिंग में ब्लैक मनी का प्रकोप, क्या स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन होना चाहिए, सरकार टैक्स पेयर के पैसों से ही उनको दे दे, ऐसी सब चीज़ें। फिर फ्री बाय या रेवड़ी कल्चर। रेवड़ी मतलब कि चुनाव आने से पहले हम आपको फ्री में स्कूटर दे देंगे, कर्जा माफ़ कर देंगे। इलेक्शन कमीशन नाराज़ है, उसने सब पॉलिटिकल पार्टी को पूछा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में हम ऐसा आपसे लिखवाना चाहते हैं कि जब भी आप ऐसा रेवड़ी बांटने की बात करें तो वो पैसा कहाँ से आएगा उसका सब स्पष्टता करें। लेकिन उसके सामने ऑपोजिशन पार्टियां नाराज़ हैं। और इन सबसे लड़ने के लिए मतलब ये जितनी समस्या है, अब तक इलेक्शन कमीशन कुछ अच्छा कर नहीं पाया, या फिर ऐसा करने के लिए उसके पास स्ट्रक्चरल पावर्स ही नहीं है, वो उसकी लिमिटेशंस है। फिर एक और मुद्दा मित्रों, कोई विधानसभा के चुनाव है तो कई बार ये होता है कि रूलिंग पार्टी का कोई फेवरेट आईएएस आईपीएस ऑफिसर होता है कि वो उसके फेवर में ही सब करेगा, और सब अगर पोल वायलेंस हो रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट हो रहा है तो भी उसके खिलाफ वो एक्शन नहीं लेगा। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग कहता है सरकार को कि इसका ट्रांसफ़र कर दो कहीं और, लेकिन टाइम पे वो ट्रांसफ़र हो नहीं रहे, ऐसी भी कुछ हमें न्यूज़ मिलती है। दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। फिर वन नेशन वन इलेक्शन वो क्या कहना चाहता है कि I can't find any TVs to open app. वन नेशन वन इलेक्शन ऐसा कहना चाहता है कि ये कभी लोकसभा का चुनाव होता है, उसके बाद विधानसभा का कभी इधर चुनाव है कभी उधर चुनाव है, अभी गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, तो यूनियन गवर्नमेंट उसको देखते हुए सब पॉलिटिकली कलर्ड डिसीजन लेती है। अब याद करो, प्रधानमंत्री वो गरीब कल्याण अन्न योजना की गरीबों को 5 किलो मुफ्त अनाज देंगे, वो सितंबर में योजना बंद करनी थी, उसको दिसंबर तक क्यों लंबा किया गया? क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। लेकिन क्रिटिक्स का ये कहना है कि उतना पैसा सरकार के पास है नहीं, तो टैक्स पेयर्स का ये सब बोझ बढ़ रहा है, सरकारी गोदामों से अनाज खाली हो रहा है, भविष्य में खाद्य महंगाई हो सकती है वगैरह। खैर ये तो सब चल ही रहा था। चुनाव आयोग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में अभी जो पिटीशन चले उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि पिछले कुछ वर्षों में किसी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 6 साल का अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। मतलब उसका जो भी संविधान में लिखा होगा कि 65 ईयर या 6 साल में से कौन सा पहले ख़त्म होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि सरकार जानबूझ के 1-2 साल में रिटायर होने वाला हो ऐसा ही बर्थडे निकाल के आदमी को सीईसी बनाती है ताकि वो रिटायर हो जाए, ताकि एक आदमी टीएन शेषन की तरह लंबे समय तक रुक नहीं सके और लंबे समय वाले बड़े रिफॉर्म ले नहीं सके। तो गवर्नमेंट सिलेक्ट नियर रिटायरमेंट ऑफिसर्स, ताकि कोई एक आदमी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली ना हो जाए, 2-3 साल रहे और उसका हट जाए, वो रिटायर हो जाए। सुप्रीम कोर्ट खुद चाहता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये इलेक्शन कमीशन की जो सिलेक्शन कमेटी होगी उसमें सीजीआई का भी रोल हो, ताकि एकदम कैरेक्टर और कॉम्पिटेंस, चरित्र और क्षमता वाले व्यक्ति को हम इलेक्शन कमिश्नर बनाएं और अपने देश का कल्याण हो सके। खैर इसके आगे पीछे लिखेंगे मोर देन इनफ पॉइंट्स फॉर 250 वर्ड्स। न्यूज़पेपर कॉलम आते रहते हैं और उसमें आप जितना लिख सके और लंबा कर सकते हैं। एंड लास्टली कंक्लूजन कि क्यों चुनाव आयोग को शक्तिशाली करने की ज़रूरत है, क्यों वहाँ पर ऐसे इंडिपेंडेंट और सही कैरेक्टर और कॉम्पिटेंसी और क्षमता वाले लोग होने चाहिए, क्योंकि तभी अपनी डेमोक्रेसी की जड़ों को और गहरा कर सकते हैं, लोकतंत्र की जड़ों को गहरा कर सकते हैं। सो देयरफॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। इसमें आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्यों को भी लिख सकते हैं। गोल नंबर 16 ऐसा कहता है, अकाउंटेबल एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस एट ऑल लेवल। तो चुनाव आयोग को भी और सख्त किया जाए, मजबूत किया जाए, सो इट कैन हेल्प ब्रिंगिंग इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जस्टिस फॉर ऑल। क्योंकि आपने प्रियम्बल में लिखा है कि वो 3 जात के कुछ जस्टिस हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। तो पॉलिटिकल जस्टिस तभी मिल सकता है लोगों को जब वो आगे बढ़ सके, प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। तो चुनाव आयोग को शक्तिशाली करना जरूरी है। इस जवाब को और अच्छे से लिख सकते हैं। मैंने इसमें बहुत दिमाग अलग से मैं थीसिस लिखने या सर्च करने नहीं बैठा, जो मुझे इतने साल न्यूज़पेपर पढ़ के दिखते हैं वो सब पॉइंट्स डाल दिए, इसके आगे पीछे छाप दो। रियल मेंस एग्ज़ाम के अंदर हमको किशोर कुमार और रफ़ी के बीच कंपटीशन नहीं है, दिनचक पूछा और यो यो हनी सिंह के अंदर कौन कम खराब गाना गाएगा उसको सिलेक्ट होना है। तो उस तरह से पे आप चले, वरना 6 महीने में फिर आप सिलेबस कंप्लीट करने में तकलीफ हो सकती। खैर इसके अलावा और क्या चल रहा है, जस्ट अ मिनट। पॉलिटी के हम करंट अफेयर्स की बात करें पिछले 3 दिनों के। तो पॉलिटी बैकलॉग समाप्ति 23, 24 और 25 तारीख को, और क्या क्या चला। एक तो ये सुप्रीम कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमीशन का जो झगड़ा चल रहा है वो अपॉइंटमेंट के बारे में।
फिर फेडरलिज्म में एक तकलीफ की, असम मेघालय के बीच जो सरहद है, सीमा विवाद चल रहा है, उसमें असम पुलिस ने कुछ 6 लोगों को मार दिया कि ये टिम्बर मतलब लकड़ी का स्मगलिंग कर रहे थे, लेकिन मेघालय का कि उनको गलत तरीके से मारा, ऐसा कुछ बॉर्डर टेंशन चल रहा है। फिर एक मामला ऐसा है कि अहमदाबाद कोर्ट ने छुट्टे जानवर जो होते हैं स्ट्रे कैटल, उसके एक मालिक को 2 साल की सज़ा दी है। वो इसलिए कि वो सब जो उसके गाय भैंस सड़क पे घूम रहे थे, जिसके चलते रोड एक्सीडेंट हो जाए तो दूसरे लोगों की भी जान हानि हो सकती है। तो इसके लिए इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता में प्रावधान है कि अगर जो पशु का मालिक है वो अपने जानवर को ठीक से नहीं रखता, जिसके चलते दूसरे इंसान जोखिम में आ सकते हैं, तो सज़ा हो सकती है। तो इसमें हमको समझना क्या है, अलग अलग कॉलमनिस्ट और क्रिटिक कहते हैं भारत में ये सब ट्रैफिक जाम है और ये वो, तो देर इज़ इनफ लॉ अवेलेबल, कानून है ही पहले से, लेकिन उसका सख्ती से अमल करना वो मेन चीज़ है। तो ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग से कानून बने, स्ट्रे कैटल कंट्रोल एक्ट, वो ऑलरेडी है ही चीज़। एक दो लोगों को जेल में फीड करेंगे तो बाकी लोग अपने आप थोड़ा ठीक हो जाएंगे। फिर मामला चल रहा है कि जब भी चुनाव होते हैं तो आदमी उसमें वोटिंग कर सके, इसलिए उसके जो फैक्ट्री का मालिक है उसने उसको छुट्टी देनी चाहिए। तो उसके बारे में महाराष्ट्र सरकार ने भी छुट्टी दी कि जिन लोगों को गुजरात जाके वोटिंग करना है उनको यहाँ के जो भी फैक्ट्री कंपनी के मालिक हैं उन्होंने छुट्टी देनी पड़ेगी। वीमेन रिप्रेजेंटेशन, गुजरात विधानसभा में जितने लोग ने नामांकन पत्र भरा है उसमें से हार्डली 10% ही महिलाएं हैं। तो एक तरफ हम ऐसी उम्मीद रखते हैं कि 50% प्रतिनिधित्व होना चाहिए महिलाओं का विधानसभा लोकसभा में, लेकिन जब टिकट ही नहीं मिले तो मतलब पॉलिटिकल पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी को भी बेहतर करने की ज़रूरत है। ये सीधा प्रीलिम में नहीं आएगा, ऐसा धीरे धीरे आप बहुत सारी चीज़ें उसको जोड़ेंगे तो फिर अच्छे मेंस के जवाब आप लिख सकते हैं। फिर एक और मसला चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल ट्राइब या अनुसूचित जनजाति ऐसे शब्द का प्रयोग है। अब कुछ और सामान्य भाषा में उनको कहा जाता है आदिवासी। आदिवासी का मतलब क्या होता है, जो पहले से यहाँ पर है आदि समय से। हालांकि आरएसएस उनके लिए शब्द यूज़ करता है वनवासी, कि वो जंगल में रहते हैं। आरएसएस आदिवासी शब्द प्रयोग नहीं करता है, उनका ऐसा मानना है कि नहीं, वो जो ऐसी थियरी है कि आर्यन लोग बाहर से आके यहाँ पर स्थापित हुए और ये लोग पहले से रहते हैं, ऐसा हम नहीं मानते, हम लोग भी पहले से रहते हैं। खैर इन सब में झगड़ा इसलिए चल रहा है कि राहुल गांधी अपनी सब भारत जोड़ो यात्रा में कुछ बोल रहे हैं वगैरह। खैर ये ऐसी चीज़ें कि जो इंटरव्यू स्टेज पे अब जो लोग पहुँचे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा आपको वहाँ पर पूछा जाए कि आप क्या सोचते हैं, तो चल रहा है। जम्मू की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये नियम लगाया है, प्रस्ताव पारित किया है कि जिसको भी ये पार्षद का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर काउंसिलर का चुनाव लड़ना है उसने कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी है, ताकि पढ़े लिखे लोग आए तो ज़रा शक्तिशाली बने अपने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। फिर ये पशुओं के अत्याचार के खिलाफ जो कानून है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट, उसमें कुछ सुधार किया जा रहा है। नए सुधार ऐसे होंगे कि ऐसे आप जानवर को ऐसे ही मार देते हैं, अत्याचार करते हैं, तो कम से कम 3 से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक की आपको सज़ा हो सकती है। रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह, जैसे ब्रेग्जिट, तो उसमें पूछा गया लोगों को कि क्या हमको ब्रिटेन को यूरोप के साथ रहना चाहिए, यूरोपियन यूनियन के साथ, या निकल जाना चाहिए। तो वो क्या हुआ, रेफरेंडम, जनमत संग्रह। तो स्कॉटलैंड भी कुछ चाहता है कि हमें ब्रिटेन से अलग चाहिए कि नहीं, उसका रेफरेंडम करते हैं, लेकिन ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, उसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट की परमिशन हो तो हो सकता है। पंचायती राज का वापस एक मुद्दा देखते हैं मित्रों। याद करो कुछ दिन पहले गुजरात में मच्छू नदी पर जो पुल था वो गिर गया और सैकड़ों लोगों की देहांत हो गई, मृत्यु हो गई। अब गुजरात म्यूनिसिपलिटी एक्ट में ऐसा लिखा है कि राज्य सरकार एक म्यूनिसिपैलिटी को डिसॉल्व कर सकती है, इसको रद्द कर सकती है, खारिज कर सकती है, बंद करवा सकती है, अगर देर इज़ अ केस ऑफ इनकम्पिटेंसी और एब्यूज़ ऑफ पावर। मतलब उन्होंने ठीक से काम नहीं कर रहे हैं ऐसा अगर राज्य सरकार को लगे तो पूरी नगर पालिका को ही वो बंद कर सकते, उसका विघटन कर सकते, डिजॉल्व कर सकते। तो गुजरात हाईकोर्ट का ये प्रश्न है कि मोरबी ब्रिज जो कोलैप्स हुआ तो इनको नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि ब्रिज की तो इनकी जिम्मेदारी थी। इसमें हमको समझना क्या है कि पंचायती राज बॉडीज़, अर्बन लोकल बॉडीज़ की जो अकाउंटेबिलिटी की ये जो कमी है, सड़कों पे भी कुछ जगह ऐसे गड्ढे होते हैं कि आदमी का एक्सीडेंट होकर वो मर जाए, तो वो भी तो उनकी, अगर सिटी एरिया में है तो उनकी जिम्मेदारी है। तो जो थोड़ी सख्ती की जाए, एक दो बार डिजॉल्व करेंगे तो फिर अपने आप उसके मेयर और पार्षद और वो सब लोग सख्ती से काम करेंगे तो पंचायती राज बॉडी और बेहतर हो सकती है। मीजल्स नाम के रोग का मुंबई में प्रकोप बढ़ रहा है। वो कौन से बैक्टीरिया वायरस से होता है वो करंट अफेयर्स की अपनी मैगजीन आएगी, उसमें आप देख लेना।
फिर मामला चल रहा है कि फिजिकली हैंडीकैप पर्सन ज़िंदगी में तरक्की कर सके, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एस्ट्रोनॉट बनाने के लिए भी एक फिजिकली हैंडीकैप पर्सन को चुना है, ऐसा कुछ चल रहा है। खैर वापस आते हैं, हम लोग जो पढ़ रहे थे, प्रश्न ये किधर से पॉलिटी का एंगल हुआ भाई। मेंस पेपर 2 2022 देखो, उसमें ऐसा कुछ पूछा है गवर्नेंस में कि भारत में ये विकलांगों को आरक्षण तो दिया, लेकिन फिर भी लगता है कि अधिकारियों में संवेदनशीलता नहीं है और जनसामान्य में कुछ तकलीफ है। तो अगर ऐसा कोई एस्ट्रोनॉट बनेगा, टीवी मीडिया में कवरेज आएगा, तो हमें लगे हाँ ये भी तो, सो देन इट कैन इंक्रीज द सेंसिटाइजेशन ऑफ पीपल कि ये कितना योगदान है इनका। खैर वापस आते हैं, जस्ट अ मिनट मित्रों। इसके बाद ये जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट है, तो उसमें बात क्या होगी, एक दूसरे के इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने वाली चीज़ों पर टैक्स कम करेंगे, साथ ही साथ अपने भारत के लोगों को उधर जो कॉलेज एडमिशन या काम करने के लिए जाना हो तो जल्दी से उनका वीज़ा पास करेंगे, भारत की दवाइयों को ऑस्ट्रेलिया में जल्दी से अप्रूव कर देंगे, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट करेंगे। मतलब ऑस्ट्रेलियन व्यक्ति भारत में पैसा कमाएगा तो भारत सरकार उसे इनकम टैक्स नहीं मांगेगी, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की सरकार मांगे, और ऐसा ही वाइस वर्सा, ऐसा कुछ अगर किया जाए तो वो सब खेल हो सकते हैं। इसको हम और नहीं पढ़ेंगे फॉर अ सिंपल रीजन, अभी ये पहले भी हमने पढ़ लिया है पिछले साल, और ये चर्चा में तो इसलिए है कि ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव किया है, और अभी बाद में भी 2023 में जो नया इकोनॉमिक सर्वे आएगा तब वापस ये चर्चा होगी, तो वापस देख लेंगे। फिर एक मुद्दा चले T+ सेटलमेंट, ये क्या है। अब तक ऐसा चलता था, मान लीजिए ये शेयर बॉन्ड की आप खरीदारी कर रहे हैं, तो बायर भिड़े मास्टर कमांड दे कि मेरे लिए शेयर खरीदो, और सामने सेलर कहे क्या मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो अगर 1 जनवरी 2021 को ट्रेड हुआ कि हाँ बराबर है कि हम ये शेयर खरीदेंगे बेचेंगे, देन विद इन 2 वर्किंग डेज, 2 वर्किंग डे के भीतर ही जो बायर है उसने पैसा ट्रांसफ़र करना है और जो सेलर है उसने अपने शेयर्स ट्रांसफ़र करने हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कहें, T+2 सेटलमेंट। अब उसकी जगह आया था T+1 सेटलमेंट। वो ऐसा था कि आज हमने तय किया कि ट्रेड करते हैं 1 जनवरी 2022 को, तो विद इन 1 वर्किंग डे मैंने आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है, आपने मुझे शेयर ट्रांसफ़र करने हैं। अब ये सभी के सभी शेयर में नहीं आता, पहले कुछ ऐसा था कि जो टॉप 500 या 200 कंपनी उस पर आएगा, फिर धीरे धीरे और कंपनियों पे आएगा, फिर उसके अंदर भी अलग अलग फ्यूचर ऑप्शन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें आएगा। तो इसकी चर्चा में रहता है, पूरा हम समझने नहीं बैठेंगे कौन सा कई तारीख से आया। सफिशिएंट टू नो T+1 सेटलमेंट क्या होता है, इससे फ़ायदा क्या, जो धांधली होती हो इसकी टोपी इसके सर पे वो सब थोड़ा कम हो। चुनौतियाँ इसमें क्या है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, अमेरिका हांगकॉन्ग में बैठा, तो अपने यहाँ दिन है उसके यहाँ रात हो सकती है, तो इसलिए उनको सेटलमेंट में थोड़ी दिक्कत आती है, वो एक तकलीफ है। इकोनॉमी में और क्या चल रहा है, हर चीज़ का मैं पावर पॉइंट नहीं बना रहा, तो उसे मेरी आप काम चोरी ना समझे, जो काम की चीज़ होगी उसका बनाएंगे। इंक्लूसिव ग्रोथ, अब उसमें आरबीआई ने एक रिपोर्ट में ऐसा पाया कि गुजरात और मध्य प्रदेश में जो खेत मजदूर हैं, एग्रीकल्चर लेबरर, उसको पूरे महीने में 5-6 हज़ार रुपये मिलते हैं, जबकि केरला में उसको सीधे 18,000 रुपये मिलते हैं। तो मतलब वहाँ पर उनकी हालत अच्छी है। अब आप कहेंगे हाँ तो पूरे भारत में ऐसा कर दो, बट देयर इज प्रॉब्लम। खेत मजदूर को पैसा कौन देगा, किसान। तो किसान क्या खुद से इतना पैसा कमा रहा है भाई, देर आर प्रॉब्लम्स। जैसे कि गुजरात में बीटी कॉटन, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन का जब प्रचार प्रसार हुआ तब लोगों ने बहुत उगाया और उसमें बहुत पैसा कमाया, लेकिन उसके बाद 2007 में सबप्राइम क्राइसिस अमेरिका में आई, उसके बाद पूरी उनकी जो होटल टूरिज्म क्लोथिंग इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, तो इधर से जो कपास और कपड़ा एक्सपोर्ट होता था उसके सब भाव गिर गए, डिमांड गिर गई, तो ये जो कितने कॉटन फार्मर थे वो सब बर्बाद हो गए। तो फिर वो खुद पैसे नहीं कमा रहे, तो एक हद से ज़्यादा कितना ही पैसा वो नीचे अपने फार्म वर्कर को, मजदूर को दे सकते हैं। हो सकता है सामने केरला में वो कॉफ़ी कार्डेमम स्पाइसेस का खेती बाड़ी करते हो, जहाँ उनको अच्छा पैसा मिलता हो, तो शायद अच्छा सैलरी भी हो सकता है। सो देयर कुड बी मल्टीपल एंगल्स टू इट। और फिर अल्टीमेटली अगर फार्मर खुद पैसा कमाएगा, उसकी इनकम डबल होगी, तो वो नीचे किसी और को पैसा अच्छा दे, ऐसी हम अपेक्षा कर सकते हैं। अंटिल दैट हैपन, सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो इनकी कुछ मदद करे, कुछ योजना लेके आए, या कुछ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए, वगैरह वगैरह। तो ये प्रीलिम के लिए नहीं, मेंस के लिए वो क्या पूछ रहा है उस हिसाब से आपको जब गरीबी निवारण की बात करनी है, एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम की बात करनी है, आप कर सकते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड एग्रीमेंट की बात मैंने आपको करी, T+1 सेटलमेंट की बात आपने करी, ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, उसको वापस लाएंगे तो क्या लफड़े हो सकते हैं, वो सब भी हमने 1-2 दिन पहले समझ लिया, तो मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, फिर जस्ट अ मिनट, हिस्ट्री स्पोर्ट्स कल्चर प्लेसेस इन न्यूज़, ऐसा सब क्या। ये जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है कतर में, वहाँ जो ऑफिशियल फुटबॉल यूज़ हो रहा है उसका नाम है अल रिहला, और ये सबसे तेज़ फुटबॉल है, ऐसा इसकी डिज़ाइन है। इसमें खास बात और क्या है, जिसमें
जो भी गोंद इस्तेमाल किया, ग्लू और जो भी इंक इस्तेमाल की, वो सब वाटर बेस्ड है। मतलब जब इसको फेंक भी देंगे तो पर्यावरण में वो बहुत ज़्यादा प्रदूषण और केमिकल रसायनों की हानि नहीं पहुंचाएगा। इट इज़ फास्टेड बॉस्ट, मैंने आपको बताया। अल रीला एक किताब का भी नाम है जो मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता ने लिखी थी, और वो भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में आया था। हाँ, तो एक बात हुई। दूसरा स्पोर्ट्स में चल रहा है कि 2024 के ओलंपिक्स जो पेरिस में होने वाले हैं, उसके मैस्कॉट्स क्या है, फायरी जीस। ये असल में टोपी है ऐसी, और टोपी को आंखें लगाई। अब इसमें खास बात देखो, एक है नॉर्मल ओलंपिक्स के लिए और दूसरा है पैरा ओलंपिक के लिए, मतलब जो विकलांगों के लिए होता है, इसलिए देखो इसका पैर अलग से ऐसे बना है वगैरह। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस सब में और क्या चल रहा है, जस्ट अ मिनट। आयल ऑफ मैन आइलैंड वो कहाँ पर है, नॉर्दर्न इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच है, और उसकी भाषा है मैंक्स। जो बोलने वाले लोग बहुत कम बचे हैं, तो मतलब वो विलुप्त हो रही है, इसलिए अब इसको पढ़ाया जाएगा, यूनेस्को कुछ मदद करे, ऐसा चल रहा है। आयल ऑफ मैन वो किसका है, फ्रांस का है, ब्रिटेन का है, तो वो ब्रिटेन की है, लेकिन उसको स्वशासित है, सेल्फ गवर्निंग है, लेकिन उसके रेसिडेंट को ब्रिटिश नागरिकता दी जाती है। तो प्लेस इसी न्यूज़ देख लिया। फिर बंगाली फ्रीडम फाइटर खुदीराम बोस के बारे में एक नई कुछ फिल्म आ रही है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसदों को दिखाई जाएगी। अहोम साम्राज्य के जनरल लचित बर्फुकान के बारे में कि उनकी 400वीं जन्म जयंती है। तो वो फेमस थे बैटल ऑफ सरायघाट की, जहाँ पर मुगलों को उन्होंने आसाम की तरफ आने से रोका था। इसके बारे में और भी फैक्चुअल डिटेल है, आप लोग ये वाला यूट्यूब शॉर्ट्स देखो। ये किधर मिलेगा, जस्ट अ मिनट। मैं चलूँ यूट्यूब पे, तो ये तो खैर अपनी चैनल है, यूपीएससी अनस्टॉपेबल, ऐसी एक और चैनल है, उसमें आप जाइए, और उसमें शॉर्ट्स में आप पाएंगे ये बनाए बैटल ऑफ सरायघाट। तो ये वाला शॉर्ट आप देखिए, आरती में हमने बनाया, उसमें सब आपको आराम से मिल जाएगा, क्या क्या फैक्चुअल डिटेल विजुअली आपको तुरंत याद रह जाए, उस हिसाब से वो बनाया गया। खैर, तो ये एक बात हुई। वापस हम आते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे पिछले 3 दिन का करंट अफेयर। अल रिहला फुटबॉल मैंने आपको बताया। फिर आसियान डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग कंबोडिया में हो रही है। इधर उधर के सब पेरिस ओलंपिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन के समाचार। फिर अब क्योंकि इंटरव्यू करीब आ रहा है, तो ज़रा न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं तो आपको अपने ग्रेजुएशन रिलेटेड कुछ दिख नहीं जाए, वो भी ध्यान रखना है। मालगाड़ी मतलब गुड्स ट्रेन, वो कुछ ऐसा हुआ कि वो पूरी पटरी से उतर गई, और कई लोग की मृत्यु हो गई, स्टेशन पे चढ़ गई या शादी बारात में चढ़ गई। उसका कारण ये कि उसमें जो ब्रेक सिस्टम होता है, बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, वो अच्छी किस्म का नहीं है, इसलिए ऐसे तो पिछले साल में 80 वारदातें हो चुकी। तो इंटरव्यू क्वेश्चन तब बनता है अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, तो फिर कि हाँ ये क्या होता होगा, ब्रेक सिस्टम कैसे काम करती है, मोटरसाइकिल की, गाड़ी की, ट्रेन की, वगैरह वगैरह। सो दिस इज़ वन। और क्या, गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर खेत मजदूरों को कम पैसा मिलता है, वो बात मैंने आपको बताई। इसके अलावा इधर उधर के और क्या समाचार हैं, जस्ट अ मिनट। तो इकोनॉमी डन, एथिक्स। एथिक्स में कुछ कोटेशन जो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा माल जमा होगा तो मैं अलग से एथिक्स का वीडियो बनाने वाला हूँ, तो कोटेशन है, कोटेशन है। फिर ऐसे एटीट्यूड टूवर्ड्स वीमेन, तो मस्जिद में उनकी अकेली लड़की नहीं आ सकती, लेकिन फिर विरोध हुआ तब कहा कि आ सकती। जामा मस्जिद में कुछ नियम में ऐसी चर्चा हो, इस पर हम और आराम से पढ़ेंगे एथिक्स का जब मैं अलग वीडियो बनाऊँ। रशिया के अंदर एलजीबीटी प्रोपोगेंडा कोई फैलाएगा तो उसको सजा हो सकती है। उसके मुकाबले आप देखिए भारत में उससे ज़्यादा आर्टिकल, माफ़ कीजिए, वो इंडियन पिनल कोड के अंदर जो सेक्शन 377 था उसको हमने हटा दिया वगैरह। तो कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन या वाई वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर डेमोक्रेसी, तो दूसरों के मुकाबले हम ज़्यादा उदारमतवादी हैं, वी आर मोर लिबरल लीडरशिप क्वालिटी फॉर एथिक्स। मित्रों, ब्रिटेन के अंदर ये प्राइम मिनिस्टर बने ऋषि सुनक, तो भारत में कुछ लोग बहुत मौज में आ गए, देखो भारतीय मूल का व्यक्ति आया। तो अभी सोचना ये है कि ब्रिटेन में करीब 5 लाख लोग
इमिग्रेंट आ गए हैं और वहाँ की लोकल पब्लिक अब हंगामा कोई हर साल 5-5 लोग आएंगे तो हमारे देश में तो विदेशी लोग बहुत बढ़ जाएंगे, ये बाहर के प्रवासियों को हटाओ, हमारी नौकरी खा जाएंगे वगैरह। तो अब ये ऋषि सुनक बोला है हाँ वही मैं स्टिक हो जाऊँगा और ज़्यादा लोग को यहाँ नहीं आने देंगे, मतलब वो जो वर्क वीज़ा देते होंगे H1B टाइप का, उस पर कुछ कोटा सिस्टम उसको लिमिट करेंगे वगैरह। तब सोचना ये है कि जो लोग अभी तक उसको ये कह रहे थे भारतीय मूल का है और अब वो जब वीज़ा देना बंद करेगा तो यही लोग उसको गाली भी देंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो पॉइंट टू रिफ्लेक्ट ये है कि लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पर क्या है, ऋषि सुनक की वफादारी किसके प्रति होनी चाहिए, भारत के लोगों को ज़्यादा वीज़ा मिले ये कि ब्रिटेन के लोगों की नौकरियाँ बचे ये। सो दैट इज़ द लीडरशिप डायलेमा। तो मेरे हिसाब से प्राइम मिनिस्टर के रूप में उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने खुद के नागरिकों के प्रति होनी चाहिए, न कि विदेशियों के प्रति, भले वो भारतीय हो। हाँ, तो यही सब ऐसी एथिकल डायलेमा सब जगह पर एक लीडर को देखने मिलती है और उसमें उसने सही जो चीज़ है उसे चुनना है, दैट इज़ द लीडरशिप क्वालिटी। उसके अलावा हिस्ट्री सब ये मैंने बताया आपको, फिर पॉलिटी के अंदर समाचार हमने देख लिया, बस तो यही था। इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती है दूसरे न्यूज़पेपर में, नो प्रॉब्लम, पूरे महीने का करंट अफेयर्स की जो फाइल आएगी उसकी PDF में हम लोग देख लेंगे। बाकी आप तैयार हो जाइए, फिर से मैं रिपीट करूँ कि कल 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे की टेस्ट है, उसमें आप पार्टिसिपेट करें, उसमें अमेज़ॉन गिफ्ट वाउचर वगैरह इनाम जीतें। लेट्स क्रैक इट।